हेलो डियर फ्रेंड्स, हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे जो 12th एनसीईआरटी का है, उसको यहाँ डिस्कस कर रहे थे और उसमें उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, हम जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस कर रहे थे। उसी को मैं यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ इस लेक्चर में। इस बार हम बात करते हैं किसके बारे में, कैटेनेशन टेंडेंसी। जो ग्रुप 15, 16, 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो कैटेनेशन टेंडेंसी है यानी संकलन प्रवृत्ति। कैटेनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? कैटेनेशन का मतलब यहाँ संकलन हो जाएगा। तो जो संकलन की प्रवृत्ति है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संकलन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एक ही प्रकार के परमाणु जब एक दूसरे के साथ जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, कोई भी तत्व जब बनता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, उसे संकलन की प्रवृत्ति कहते हैं। अब लंबी श्रृंखला कोई भी तत्व जो है उसमें परमाणु जुड़ करके कब बना सकते हैं? जब उन परमाणुओं के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, लंबी श्रृंखला बनाने के लिए परमाणुओं को आपस में सिंगल बॉन्ड ही बनाना है, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो फिर वो साइडों में बंध नहीं बना पाएंगे, तो श्रृंखला ही चालू नहीं हो पाएगी। इसलिए कैटेनेशन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं और साइडों में श्रृंखलाएं बना लेते हैं। ओके, तो वो सिंगल बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा उसमें किसकी प्रवृत्ति होगी? संकलन की प्रवृत्ति होगी। तो संकलन प्रवृत्ति या कैटेनेशन टेंडेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एकल बंध सामर्थ्य। सिंगल बॉन्ड कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर निर्भर करता है। एकल बंध जिसका जितना मजबूत होगा उसमें संकलन की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, कैटेनेशन की टेंडेंसी उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट्स, 18 के क्यों नहीं लिए हमने? क्योंकि 18 वाली बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो इनर्ट है, तो वहाँ संकलन की बात नहीं करनी। तो मैं यहाँ इनकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। ग्रुप 15 में मान लो मुझे नाइट्रोजन के लिए कैटेनेशन टेंडेंसी की बात करनी है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बनने वाले सिंगल बॉन्ड की मजबूती की बात करनी होगी। हमें पता है नाइट्रोजन छोटा परमाणु है, तो दोनों नाइट्रोजन मिलकर के छोटा बंध बनाएंगे। छोटे परमाणु आपस में छोटा बंध बनाते हैं। फास्फोरस थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ जो बंध बनेगा वो थोड़ा बड़ा होगा, तो फास्फोरस एकल बंध थोड़ा बड़ा होगा। आर्सेनिक और आर्सेनिक का एकल बंध और भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से यहाँ कैटेनेशन का मामला देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें देखनी होगी। तो सिंगल बॉन्ड जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा। विस्मित तो धात्विक प्रकृति का है, तो यहाँ हम कैटेनेशन की बात कर नहीं सकते धातुओं में, ठीक है। विस्मित पोलोनियम में हम कैटेनेशन की बात नहीं करेंगे। तो इन चारों में हम बात करते हैं। जैसे जैसे समूह में नीचे जाओगे परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो एकल बंध की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे एकल बंध की लंबाई है, किसी कोवलेंट बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, उसमें कमजोरी आ जाती है। तो ये सबसे कमजोर बंध है, तो इसमें संकलन के गुण सबसे कम है। उससे ज्यादा संकलन के गुण इसमें है क्योंकि इससे ये थोड़ा मजबूत है, उससे भी ये और मजबूत है क्योंकि ये और भी छोटा है, और इससे और भी मजबूत होना चाहिए था क्योंकि ये और भी छोटा है। लेकिन नाइट्रोजन में ये जो बंध बनता है, ये बंध फास्फोरस की तुलना में कमजोर हो जाता है। एन एकल बंध छोटा होते हुए भी कमजोर है, पीपी एकल बंध बड़ा होते हुए भी मजबूत है। क्या कारण है समझिए। कारण क्या है, देखिए नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से ये अष्टक पूरा करने के लिए 3 बंध ही बना पाता है, ठीक है। और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके ऊपर लोन पेयर के रूप में पड़े रहते हैं। तो नाइट्रोजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके लोन पेयर भी एक दूसरे के क्लोज आते हैं। फास्फोरस में भी यही कहानी होगी। फास्फोरस में भी सेम सिचुएशन है, 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन बंद बना लेंगे और बाकी के क्या रहेंगे, लोन पेयर के रूप में पड़े रहेंगे। अब समस्या क्या है, ये जो लोन पेयर होते हैं ये है तो इलेक्ट्रॉन ही, तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के क्लोज आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज आता है तो इलेक्ट्रॉन में तो होता है प्रतिकर्षण। तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो और इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इन दोनों लोन पेयर में बहुत तगड़ा प्रतिकर्षण चलता है। बहुत क्लोज होते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है, और प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो ये जो बंध होता है ये बंध कमजोर हो जाता है। रहेगा छोटा ही, ये इनके बीच में प्रतिकर्षण चल रहा है, समझ में आगे कहानी। या प्रतिकर्षण चल रहा है, बट प्रतिकर्षण चल रहा है तो उससे ये दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि दूर जाते ही तो ये जो अतिव्यापन था वो खत्म हो जाएगा। तो ये रहेंगे पास, ये बंध रहेगा छोटा,
लेकिन यहाँ ये प्रतिकर्षण होने से, यहाँ ये लड़ाई होने से ये बंध कमजोर हो जाएगा। इसलिए एन एन एकल बंध सामर्थ्य कम होती है, इस बंध बनने में ऊर्जा कम निकलती है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण होने से इस बंध में कमजोरी आ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो लोन पेयर तो फास्फोरस पर भी है, तो फिर इनके मध्य भी तो प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो यहां प्रतिकर्षण नहीं हो पाता, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन लड़ना तो चाहते हैं लेकिन दूरी ज्यादा है, और दूर दूर जब दुश्मन होते हैं, दुश्मन पास आते हैं तो ही लड़ाई चालू होती है, दूर दूर रहते हैं तो वहां लड़ाई नहीं होती। आपका भी कोई दुश्मन होगा, वो दुश्मन आपके पास आएगा तभी तो लड़ाई करोगे उससे। अगर आप वो दुश्मन यहाँ है ही नहीं, किसी और जिले में है, तो वहां आप कैसे लड़ सकते हो बैठे बैठे। तो सेम ये कंडीशन है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कब होगा, जब वो क्लोज होंगे। तो ये लोन पेयर लड़ते हैं, दिखते हैं, लड़ते हैं, ये दिखते हैं, लड़ते नहीं है, ये दिखाने के हैं कि लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती है। और जब यही नहीं होती तो यहां भी नहीं होगी। तो बाकी के अंदर लोन पेयर प्रतिकर्षण नहीं होता, साइज बड़ी होने से एकल बंध की लंबाई ज्यादा होती है, लोन पेयर क्लोज नहीं आते, प्रतिकर्षण नहीं होता, और प्रतिकर्षण नहीं होता तो यह बंध मजबूत हो जाता है। तो सबसे मजबूत एन एन एकल बंध कौन सा है, वो सॉरी सबसे मजबूत एकल बंध कौन सा है इनमें, सबसे मजबूत एकल बंध है फास्फोरस वाला, इससे कमजोर है ये। तो फिर दूसरे नंबर पर आता है नाइट्रोजन वाला, हाँ तीसरे पर वापस आर्सेनिक और चौथे पर एंटीमनी। तो सबसे कमजोर एंटीमनी वाला है, उससे मजबूत आर्सेनिक वाला है, उससे भी मजबूत नाइट्रोजन वाला है, और सबसे मजबूत फास्फोरस वाला है। तो पीपी एकल बंध सबसे मजबूत है, और पीपी एकल बंध की सामर्थ्य सबसे ज्यादा होने पर सर्वाधिक संकलन का गुण किसमें पाया जाता है, वो फास्फोरस में होगा। तो फास्फोरस में सर्वाधिक संकलन क्यों है, क्योंकि एक पीपी एकल बंध सामर्थ्य उच्च होती है, एन एन एकल बंध सामर्थ्य उच्च नहीं होती है, क्योंकि यहां लोन पेयर प्रतिकर्षण प्रभावी होता है, जो बंध को कमजोर कर देता है। कहानी समझ में आ गई इसके अंदर। अब यहां हम बात करते हैं, इनके अंदर भी श्रृंखलन की बात करें हम, तो यहां जब आप श्रृंखलन की बात करोगे तो यहां भी वही चीजें सारी देखनी है, कौन सा बंध सबसे मजबूत है। तो देखिए यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, वो सल्फर और सल्फर वाले की तुलना में छोटा होगा, सल्फर वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो बड़ा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर बड़े आकार का है, तो एक एकल बंध जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। सेलेनियम वाला तो और भी बड़ा बनेगा, टेलुरियम वाला उससे भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। पोलोनियम वाला हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रही हो एकल बंध की सामर्थ्य एकल बंध की लंबाई बढ़ती जा रही है। अब जो लंबा होगा वो कमजोर होगा, तो ये कमजोर है, इससे मजबूती है, उससे भी मजबूती है, इससे मजबूती ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण देखिए। कारण यह है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 6। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से यहां क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां काम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन से और बंध बना लेंगे, ठीक है, 2 बंध बनाते हैं, एक ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, और बाकी के रखता है लोन पेयर। क्या रखेगा यहां पर, लोन पेयर रखेगा। तो अब क्या हुआ, जब ये पास पास आ गए तो इन लोन पेयर के बीच में क्या होगी, लड़ाई। ऐसी सल्फर में भी है, सल्फर में भी लोन पेयर है, ऐसी बात नहीं है, लोन पेयर सल्फर में भी है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होने से क्या हुआ, ये लोन पेयर बहुत ही क्लोज आ गए, और लोन पेयर क्लोज आ गए तो इनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, और या तो 2-2 लोन पेयर तो और भी ज्यादा प्रतिकर्षण है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, O एकल बंध कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है, क्योंकि ये लोन पेयर होने से प्रतिकर्षण हो जाता है। ऑक्सीजन छोटा है, छोटा बंध बनाएगा, छोटा बंध बनाएगा तो उनके लोन पेयर में प्रतिकर्षण होगा, इससे O एकल बंध सामर्थ्य घट जाती है। इन्हें आप एनसीईआरटी में से भी देखते चले, उसके अंदर सारी चीजें हैं, वही चीजें मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे तरीके से उनको। सल्फर में भी है तो सही लोन पे, लेकिन ये लड़ते नहीं है क्योंकि दूर रह गए, तो ये केवल दिखाने के हैं, लड़ने वाले नहीं है। तो ये जो बंध था उसके कंपेयर में ये मजबूत हो जाएगा। नया लोन पे प्रतिकर्षण से बंध में कमजोरी आ जाएगी, तो सबसे मजबूत होगा ये वाला 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर O एकल बंध, तीसरे पर आएगा SE और चौथे पर आएगा TE एकल बंध। तो सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ आपसे पूछे तो उसका आंसर आप यहां से दे देंगे।
तो ज्यादा संकलन किसमें हो गया? संकलन ज्यादा हो गया सल्फर में। किसमें ज्यादा हो गया? सल्फर में ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन और सल्फर में संकलन ज्यादा है क्योंकि SS एकलबंध सामर्थ्य OO एकलबंध सामर्थ्य से अधिक है। OO एकलबंध सामर्थ्य इसलिए कम हो जाती है क्योंकि O के ऊपर जो लोन पेयर थे उन लोन पेयर में प्रतिकर्षण हो जाता है। तो ये बातें आप लिख भी ले क्योंकि ऑप्शंस में सारी चीजें लिखी हुई आएगी तो वहां हमें मार्क करना होता है। ठीक है, अब मैं लास्ट इनकी बात करता हूं। इसमें संकलन हो सकता है, श्रृंखला इधर बढ़ सकती है, इधर बढ़ सकती है, इधर बढ़ सकती है। इसमें संकलन हो सकता है, इधर बढ़ सकती है, इधर बढ़ सकती है। यहां जब आप संकलन की बात करोगे तो संकलन हो ही नहीं सकता। पहली बात तो यह है। क्यों नहीं हो सकता संकलन? उस कारण को समझ लो आप तो एक बार। फ्लोरीन केवल एक ही बंध बना सकता है क्योंकि इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक बंध बनाते 8 हो गए। तो अब इसमें नई इधर श्रृंखला चल सकती है, नई इधर श्रृंखला चल सकती है, तो इसमें कोई श्रृंखलन की प्रवृत्ति नहीं होती हैलोजेंस में। लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां देखिए, फ्लोरीन एकलबंध ये हो गया, क्लोरीन का इससे बड़ा होगा, ब्रोमीन का तो इससे भी बड़ा होगा और आयोडीन का इससे भी बड़ा आएगा। वैसे इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन हम समझने के उद्देश्य से इसको ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बंधा यही का हो गया। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना कमजोर हो जाएगा, तो ये कमजोर है, ये उससे भी कम, ये इससे मजबूत है, उससे भी मजबूत है क्लोरीन, और क्लोरीन से मजबूत होना चाहिए था फ्लोरीन, लेकिन वही गड़बड़ फिर हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? इसके ऊपर कितने लोन पेयर आ गए? इसके ऊपर अब 3 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन ही काम आया बंध बनाने में, और तीनों जो लोन पेयर थे उन तीनों लोन पेयर में प्रतिकर्षण होगा तगड़ा, और बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो इसमें कमजोरी आ जाएगी, बंध में बहुत कमजोर हो जाएगा। ये जो बंध है बहुत कमजोर हो जाएगा। यहां लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर में कोई प्रतिकर्षण नहीं है, केवल वो दिखाने के हैं। दूर रह गए ना तो प्रतिकर्षण नहीं होता। तो यहां बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण हो रहा है, इनके कंपेयर में भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि इनके कंपेयर में एक तो ये छोटा है और ऊपर से 3-3 लोन पेयर हो गए, इसलिए F और F के बीच का बंध तो इतना कमजोर हो जाता है कि ये ब्रोमीन वाले से भी कमजोर हो जाएगा। इसमें सबसे मजबूत बंध रहेगा, सबसे मजबूत बंध रहेगा क्लोरीन वाला, उससे कमजोर होगा ब्रोमीन वाला, उससे भी कमजोर होगा फ्लोरीन वाला, और सबसे कमजोर होगा आयोडीन वाला। तो बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा चाहिए वो सबसे ज्यादा किसमें चाहिए? क्लोरीन वाले में। क्लोरीन वाले की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा है, क्लोरीन से कम चाहिए ब्रोमीन में, ब्रोमीन से भी कम किसमें चाहिए? फ्लोरीन में, और फ्लोरीन से भी कम किसमें चाहिए? आयोडीन में। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, 12th NCERT पी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है एग्जाम्स में। यहां पर क्या पूछा जाता है कि बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसे बोल देते हैं हम बंध वियोजन एंथैल्पी। बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी उसे कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? वो होगी बंध वियोजन एंथैल्पी। अब बंध तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें लगेगी? तो सबसे ज्यादा क्लोरीन में, उससे कम ब्रोमीन में, फ्लोरीन में सबसे कम, इन दोनों से भी कम क्यों हो गई? और उसका रीजन हमें बताना है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। फ्लोरीन का आकार लघु होने के कारण इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। तो सिंगल बॉन्ड देखिए, इन सब में सबसे तगड़ा किसका था? क्लोरीन का। इनमें तगड़ा किसका था? सल्फर का। इनमें तगड़ा किसका था? फास्फोरस का। फिर दूसरा नंबर इनमें तो किसका आ जाता था? इसमें ऑक्सीजन का, इसमें नाइट्रोजन का, लेकिन इसमें दूसरा नंबर फ्लोरीन का नहीं है क्योंकि इसमें रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो गए। तो दूसरा यहां आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैटेनेशन में एक बहुत ही रोचक जानकारी हमने ली है कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। चीजों को लिख भी लीजिएगा, बुक में भी दिया हुआ है, वहां से और अच्छे से इन चीजों को समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है एटॉमिसिटी। क्या होता है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब होता है परमाणुकता। क्या है एटॉमिसिटी का मतलब? परमाणुकता। क्या मतलब है परमाणुकता का? परमाणुकता का मतलब है किसी तत्व का जो एक अणु होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या, क्या कह देते हैं इसको, परमाणुकता, एटॉमिसिटी बोल देते हैं। अब किसी तत्व के एक अणु में कितने परमाणु होंगे वो देखो, ये हम ग्रुप 15, 16 और 17 के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। 18 वाले किसी से क्रिया नहीं करते, वो सारे अकेले रहते हैं, तो उनकी परमाणुकता तो एक है। उत्कृष्ट गैसों की परमाणुकता एक होती है। धातुएं तो अणु बनाती ही नहीं, अणु तो कौन बनाते हैं, धातुएं। तो धातुएं अणु नहीं बनाती, तो उनकी परमाणुकता भी एक है। लिख लेना इस बात को, सभी धातुओं की परमाणुकता एक, उत्कृष्ट गैसों की परमाणुकता एक। अब बात करते हैं हम अधातुओं में। पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन जब अणु बनाता है तो कितने नाइट्रोजन मिलकर के एक अणु बनाते हैं, इसकी बात करेंगे। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8। तो इसके लिए कितने बंध बनानी है, 3। तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को बुला करके 3 बंध बना। नाइट्रोजन के कितने परमाणु एक साथ मिलकर अणु बनाते हैं ये देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन के पास दूसरा नाइट्रोजन बुला लिया हमने। अब नाइट्रोजन को बंध कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। तो क्या एक नाइट्रोजन सफिशियंट है इसके लिए, नाइट्रोजन को अपने 3 बंध बनाने के लिए एक नाइट्रोजन सफिशियंट है, एक और नाइट्रोजन? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जब नाइट्रोजन आएगा तो पहले बना लेगा ये सिंगल बॉन्ड। दोनों नाइट्रोजन मिलकर के क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो सिंगल बॉन्ड में बनेगा सिग्मा, और उसके बाद में पाई भी बना लेंगे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, फिर से सुन लेना, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने जो एस के इलेक्ट्रॉन थे ना, उनको तो इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रख लिया। अब बचे किसके इलेक्ट्रॉन, पी के। तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के, 3 पी थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरा नाइट्रोजन आया, उस दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों नाइट्रोजन पास आए। नाइट्रोजन बहुत छोटे होते हैं तो बहुत पास आ गए, पास आ गए तो एक एक पी मिल करके तो सिग्मा बना लिया, दूसरा पी मिल करके पाई, और ये भी मिल करके पाई। छोटे छोटे परमाणु थे तो बहुत पास आ गए, पास आ गए तो प्रभावी पार्श्विक अतिव्यापन हो गया, प्रभावी पार्श्विक अतिव्यापन हो गया तो पाई बंध बन गया, पाई बंध बन गया तो इस नाइट्रोजन के भी 3 बंध बन गए, इस नाइट्रोजन के भी 3 बंध बन गए, बनाने भी 3 ही थे, तो नाइट्रोजन की तो पूर्ति हो गई। और नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, नाइट्रोजन में प्रभावी पी पाई अतिव्यापन होता है। नाइट्रोजन का लघु आकार होने से ये प्रभावी पी पाई अतिव्यापन कर देता है। लिख लेना इस बात को, नाइट्रोजन लघु आकार होने से प्रभावी पी पाई अतिव्यापन करके बंध बनाता है। ये खुद भी छोटा है तो दूसरे छोटे नाइट्रोजन, छोटे छोटे परमाणु मिलकर के जितना छोटा होगा उतना पास आएगा, उतना प्रभावी अतिव्यापन होगा। तो यहां नाइट्रोजन का लघु आकार होने से ये प्रभावी पार्श्विक अतिव्यापन करके पी पाई अतिव्यापन से पाई बंध बना लेता है, पाई बंध बना लेता है तो नाइट्रोजन की सारी संयोजकताएं पूरी हो गई। इसलिए नाइट्रोजन के केवल 2 ही परमाणु रहते हैं एक अणु में, और 2 ही परमाणु रहेंगे तो नाइट्रोजन की परमाणुता हो गई 2। कितनी परमाणुता होती है नाइट्रोजन की, केवल 2 परमाणुता होती है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। किसकी बात करते हैं हम, फास्फोरस की। फास्फोरस में भी वही खेल है क्या, फास्फोरस के भी सबके अंदर ही इनमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाएगा, और बाकी सब में क्या होते हैं, 3 पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड में। अब एक फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन पड़े थे पी एक्स पी वाई पी जेड में, दूसरे की भी पड़े थे, दोनों पास आए। अब हमें पता है नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है तो क्या करेगा, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एक एक पी मिल करके सिग्मा तो बना लेंगे, लेकिन अब ज्यादा पास नहीं आ सकते, बड़े रह गए ना, तो फिर इनमें ये जो पार्श्विक अतिव्यापन होना था ना, ये वाला पार्श्विक, ये अतिव्यापन प्रभावी नहीं हो पाएगा। फास्फोरस के दीर्घ आकार के कारण इनमें प्रभावी पी पाई अतिव्यापन नहीं हो पाता, और पी पाई अतिव्यापन नहीं हो पाता तो ये पाई बंध नहीं बनाते। 2 पी मिलकर के सिग्मा बनाएंगे, बाकी 2 ऐसे ही रहेंगे। फिर इनसे बंध बनाने के लिए अलग से पी बुलाना पड़ेगा, इससे बंध बनाने के लिए अलग से पी बुलाना पड़ेगा। तो केवल 2 पी से काम नहीं चलेगा, और भी पी बुलाने पड़ेंगे, तब जाकर के सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पाई एक भी नहीं बनाएगा फास्फोरस। तो फास्फोरस की क्या बीमारी है, फास्फोरस का दीर्घ आकार होने के कारण फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ये P2 के रूप में कभी भी नहीं होता है।
क्यों नहीं होता उस बात को आप लिखिए। P ट्रिपल बॉन्ड P यानी P2 ये संभव नहीं है, क्योंकि फास्फोरस का दीर्घ आकार होने से ये प्रभावी पार्श्विक प्रभावी पी पाई अतिव्यापन नहीं कर पाते, इसलिए फास्फोरस दूसरे फास्फोरस से पाई बंध नहीं बनाता, सिग्मा ही बनाता है। तो इसके एवज में ये क्या करते हैं, ये काम नहीं करते, बल्कि फास्फोरस ये वाला काम कर देता है। क्या काम कर देता है, ये फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ मिलकर के सिग्मा बनाता है, और फिर इससे पाई बनाने के बजाय एक और फास्फोरस को बुलाकर उससे भी सिग्मा बना लेता है, एक और फास्फोरस बुलाकर के उससे भी सिग्मा, यानी 3 फास्फोरस के साथ 3 सिग्मा बना लेता है। ऐसे ये भी इन तीनों फास्फोरस के साथ 3 सिग्मा बना लेगा, ये भी तीनों फास्फोरस के साथ 3 सिग्मा बना लेंगे, तो सबके 3-3 बंध बन जाएंगे। एक भी फास्फोरस ऐसी नहीं होगी जो कि पाई बंध बना रही हो, सब तीनों सिग्मा बनाएंगे। तो ऐसे अब केवल नाइट्रोजन के तो 2 परमाणु एक जगह रहते हैं, उससे स्थायी हो जाते हैं। फास्फोरस के 2 एक साथ रहेंगे, उससे स्थायी नहीं होंगे। फास्फोरस के 4 जब एक जगह रहेंगे तब स्थायी होंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसकी परमाणुता आ रही है 4। कितनी आ रही है फास्फोरस की परमाणुता, फास्फोरस की परमाणुता 4 आ रही है। तो नाइट्रोजन केवल द्विपरमाणुविक गैस है, जबकि फास्फोरस चतुर्परमाणुविक ठोस है। आर्सेनिक की भी ऐसे ही 4 रहेगी और एंटीमनी की भी 4 रहेगी। बिस्मित धातु है जिसकी परमाणुता सदैव 1 होती है। तो इसमें आप समझ गए, नाइट्रोजन द्विपरमाणुविक गैस है जबकि फास्फोरस बहुपरमाणुविक ठोस है। कारण दीजिए, तो ये द्विपरमाणुविक क्यों है, उसका कारण हम देंगे कि इसमें लघु आकार होने के कारण नाइट्रोजन के मध्य प्रभावी पी पाई अतिव्यापन हो जाता है, अतः ये N2 अणु बनाता है। और फास्फोरस का दीर्घ आकार होने से ये प्रभावी पी पाई अतिव्यापन नहीं कर पाते, अतः ये P4 अणु बनाता है, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। सफेद फास्फोरस की स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई कहानी। ऐसा ही बाकी के लिए होगा, तो इन दोनों का हमें ध्यान रखना था। सेम ये कहानी इसमें आएगी। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से ये 4 इलेक्ट्रॉन रख लेगा और 2 से साझा कर लेगा। 8 करने के लिए 2 का ही साझा करना है। तो इसके बाद जब दूसरा ऑक्सीजन आएगा तो दूसरा ऑक्सीजन भी छोटा है, तो ये उसके साथ क्या बना लेगा, पाई बंध बना लेगा। क्या बना लेगा, पाई बंध। जैसे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, तो नाइट्रोजन ने 3 बंध बना लिए, 1 सिग्मा 2 पाई। ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, तो ये 2 ही बंध बनाएगा, 1 सिग्मा 1 पाई। ये पाई बंध बना सकता है, क्योंकि छोटे छोटे ऑक्सीजन होते हैं तो पास आते हैं, तो प्रभावी पार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध बना लेते हैं। लेकिन जब सल्फर की बात होगी, तो सल्फर के पास दूसरा सल्फर आएगा, तो उस दूसरे सल्फर के साथ, मैं यहां पर इसको बना देता हूं, सल्फर के पास जब दूसरा सल्फर आएगा तो उसके साथ ये प्रभावी पार्श्विक अतिव्यापन नहीं कर पाएगा। इसलिए S डबल बॉन्ड S यानी H2 ये ठोस अवस्था में, ये सामान्य परिस्थितियों में स्थायी नहीं है। एक बात जरूर सुन लेना, इसका अस्तित्व होता तो है, लेकिन केवल जब सल्फर जो ठोस होता है उसको गर्म कर दो जबरदस्त और गैसीय अवस्था में ले जाओ। तो सल्फर की गैसीय अवस्था में H2 के अणु होते हैं हाई टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर यहां प्रभावी अतिव्यापन वाली स्थिति नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में सल्फर S डबल बॉन्ड S नहीं बनाता, पाई बंध नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सल्फर है, तो बड़े बड़े में पार्श्विक अतिव्यापन नहीं हो पाता। तो फिर ये क्या करता है, ये दूसरे सल्फर, एक सल्फर के साथ केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दूसरा बॉन्ड ये दूसरे सल्फर से ही बना लेता है। समझ में आ गई कहानी। ये एक के साथ केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, नेक्स्ट सल्फर के साथ फिर एक बना लेता है, ये नेक्स्ट सल्फर के साथ फिर एक बना लेगा। तो बहुत सारे सल्फर एक जगह रहना चालू कर देते हैं, फिर एक सल्फर आ जाएगा, फिर एक सल्फर आ जाएगा। तो ऐसे करके 8 सल्फर के परमाणु एक जगह रहते हैं, और ये उसकी स्ट्रक्चर है। 8 सल्फर के परमाणु एक जगह रहेंगे, सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, वो सिंगल बॉन्ड से ही काम चला रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 4 रखेगा और 2 सिग्मा बनाएगा, 4 रखेगा 2 सिग्मा बनाएगा, 4 रख लेंगे 2 सिग्मा बना लेंगे। तो सब में आप ये कर लेना, ये सल्फर का जो एसिड रूप है उसकी स्ट्रक्चर है। तो सल्फर के 8 परमाणु एक साथ रहते हैं, तो सल्फर की परमाणुता कितनी होती है, 8 होती है, जबकि ऑक्सीजन की तो 2 ही थी। सेलेनियम के भी 8 रहेंगे, टेलुरियम के 8 रहेंगे, पोलोनियम तो धात्विक प्रकृति का है, रेडियोएक्टिव, इसकी बात नहीं करेंगे। तो इनकी परमाणुता 8 है, इसकी 2 ही क्यों है,
क्योंकि ये पाई बना लेता है। तो इसको किसी तीसरे के, दो ऑक्सीजन मिलकर के ही संतुष्ट हैं, तीसरे ऑक्सीजन की इनको जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इनकी परमाणुता का मामला ये रह गया। अब रही बात फ्लोरीन, इनके बाह्यतम कोश में 7 है, तो इनको तो एक ही बंध बनाना है, तो एक बंध सिग्मा तो बना ही लेंगे। फ्लोरीन की परमाणुता 2 हो गई, तो ये F2 हो गया। ऐसे क्लोरीन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सिग्मा तो सब बना ही देंगे, तो ये क्लोरीन हो गया। ब्रोमीन भी एक बंध तो बनाएगा ही, तो ये Br2 हो गया। और आयोडीन भी एक बंध बनाएगा, तो ये I2 हो गया। समझ आ गई कहानी? तो कुल मिलाकर के क्या है, हेलोजनों की परमाणुता 2 है, चैल्कोजेंस में ऑक्सीजन की परमाणुता 2 है, बाकी की परमाणुता 8 है। अगर आप निकोजेंस में देखेंगे तो नाइट्रोजन की परमाणुता 2 है और बाकी की परमाणुता कितनी आ रही है, 4। धातुओं की परमाणुता में 1 लेते हैं। तो ये बात हुई एटोमिसिटी की। नाइट्रोजन क्यों द्विपरमाणुक है, फास्फोरस क्यों चतुर्परमाणुक है, ऑक्सीजन क्यों द्विपरमाणुक है, सल्फर की परमाणुता 8 क्यों है, क्योंकि ये बड़े आकार के हैं, तो प्रभावी पार्श्विक अतिव्यापन नहीं कर पाएंगे, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिर ये सिग्मा के द्वारा बहुत सारे सल्फर के एटम्स, बहुत सारे फास्फोरस के एटम्स एक साथ मिलकर अणु बनाएंगे। तो फास्फोरस के 4 मिलकर के अणु बनाते हैं, सल्फर के 8 मिलकर के एक अणु बनाता है। तो अब मेरे हिसाब से आपके परमाणुता में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। आगे हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट मींस गलनांक। गलनांक किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा, या क्वथनांक की बात कर लो, गलनांक और क्वथनांक दोनों की बात है। इसमें क्या होता है, ये निर्भर करता है कि उसमें जो ठोस बना है, उस ठोस में जो कण है, उन कणों के बीच में किसमें प्रबल आकर्षण है। आप गला रहे हो किसी ठोस को ही तो गलाओगे, तो उस ठोस में जो कण है, कणों में अगर मजबूत आकर्षण है तो गलाने में ज्यादा ताप लगाना पड़ेगा, ज्यादा गलनांक हो जाएगा। कमजोर आकर्षण है, कम गलनांक होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि उन कणों में मजबूत आकर्षण है या कमजोर आकर्षण है। और कणों के मध्य कमजोर आकर्षण होगा या मजबूत आकर्षण होगा, इसके पहले चेक करना पड़ेगा कि वो कण क्या है। अगर उस ठोस के वो छोटे छोटे कण आयन हैं तो बहुत मजबूत आकर्षण लगेगा, आयनिक ठोस बन जाएगा। जैसे नमक है तो उसके गलनांक उच्च आएंगे। अगर उस ठोस में वो कण धातु के परमाणु हैं, जैसे लोहे में है, सोने में है, चांदी में है, टंगस्टन में है, तो उस ठोस में अगर वो परमाणु धातु के हैं तो वो धात्विक ठोस बनेगा और उसके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होंगे। लेकिन आपके उस ठोस में वो छोटे छोटे कण अणु हैं तो वो आणविक ठोस बनेगा और उसके गलनांक क्वथनांक कम आएंगे। तो आपको पहले चेक करना है, गलनांक जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है इस प्रोपोर्शनल टू अवयवी कणों के मध्य आकर्षण। उन अवयवी कणों में जितना ज्यादा आकर्षण होगा, गलनांक और क्वथनांक उतनी ही ज्यादा होंगे। और अवयवी कणों में कैसा आकर्षण लगेगा ये डिपेंड करता है कि अवयवी कण क्या है। और अगर अवयवी कण अणु हुए तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण लगता है उसे कहते हैं आणविक आकर्षण। और जो आणविक आकर्षण होता है वो तो बहुत ही कमजोर आकर्षण होता है, आणविक आकर्षण। और ये जो आणविक आकर्षण है, इस आणविक आकर्षण को बोलते हैं दुर्बल वांडरवाल आकर्षण। कैसा आकर्षण लगता है अणुओं में? वांडरवाल आकर्षण लगता है। अध्रुवीय जो अणु हैं उनमें वांडरवाल आकर्षण लगता है। इस वांडरवाल आकर्षण को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बल लगता है उनके भी। कौन सा बल लगता है? प्रकीर्णन बल लगता है, या इसी को लंदन बल बोलते हैं। कौन सा बल बोल देते हैं इसको? लंदन बल। या फिर और या इसी का एक और नाम होता है, इसको परिक्षेपण बल भी बोल देते हैं। तो अगर अणु है तो उनके मध्य ये बल लगेगा, परिक्षेपण बल या लंदन बल या प्रकीर्णन बल, एक ही नाम है सब, वांडरवाल आकर्षण। और ये कैसा होता है? दुर्बल आकर्षण होता है। कैसा होता है ये? दुर्बल होता है। तो उनके गलनांक और क्वथनांक कम आते हैं किनके? जिनमें आणविक आकर्षण अणु होते हैं। अगर अवयवी कण अणु हुए तो उनमें बहुत ही कमजोर आकर्षण लगेगा, तो उनका गलनांक क्वथनांक कम होगा। अब इस दुर्बल आकर्षण बल की भी तुलना करनी हो तो इसमें सीधा सा उपाय है,
उसमें आकर्षण ज्यादा लगेगा जिसका अणुभार ज्यादा है। जितना ज्यादा अणुभार होगा उतना मजबूत वान डेर वाल आकर्षण होगा। जितना मजबूत वान डेर वाल आकर्षण होगा मतलब आणविक आकर्षण होगा, उतना ही ज्यादा उसका गलनांक हो जाएगा। समझ लीजिए इस कहानी को। अगर अवयवी कण अणु हैं तो अणुओं के बीच आकर्षण लगेगा, वो आणविक आकर्षण होगा, जिसको ये नाम भी कहते हैं। और अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अणु भार पर निर्भर करता है कि अणु का भार कितना है। जितना ज्यादा भारी होगा उसमें उतना ही ज्यादा आकर्षण लगेगा, और जितना ज्यादा आकर्षण लगेगा उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यानी गलनांक क्वथनांक अणु भार पर निर्भर करने वाली चीजें हो गई। अब यहां देखिए, अगर हम 15वें वर्ग की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का जो अणु बनता है वो N2 होता है, जबकि फास्फोरस का अणु बनता है वो P4 होता है। आर्सेनिक का अणु बनता है AS4, एंटीमनी का Sb4, बिस्मिथ ये तो धातु है। ऐसे आगे देखिए, ऑक्सीजन का अणु बनता है वो O2 और सल्फर का बनता है वो S8, Se8, Te8, पोलोनियम तो एक धातु है। फ्लोरीन का अणु F2, Cl2, Br2, I2, AF2, और ये सब एक एक परमाणु रहते हैं। समझ में आ गई कहानी। अब मैं एक एक वर्ग के हिसाब से आपको सारे आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले हम उत्कृष्ट गैसों की बात करते हैं। उत्कृष्ट गैस के तो उस ठोस में, उत्कृष्ट गैस का जो ठोस होगा उस ठोस में तो परमाणु परमाणु ही रहेंगे, अणु तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये तो अणु बनाते ही नहीं। तो परमाणुओं के बीच में आकर्षण लगेगा, और परमाणु का भार होता है बहुत ही कम, बिल्कुल हल्के हल्के वजन वाले होते हैं। तो परमाणु बहुत कम वजन वाला है, तो इनके मध्य अत्यंत दुर्बल उत्कृष्ट गैस के, पॉइंट डाल करके लिखते जाना, उत्कृष्ट गैस के परमाणुओं के मध्य अत्यंत दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण या परिक्षेपण बल या लंदन बल कार्य करते हैं, अतः इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम है। और सबसे कम परमाणु भार किसका है? हीलियम का। तो हीलियम के परमाणुओं के मध्य तो अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल, प्रकृति में सबसे कम आकर्षण बल हीलियम के परमाणु के बीच ही लगता है, इसलिए इसका गलनांक तो होता ही नहीं, सिर्फ क्वथनांक होता है, क्योंकि ये ठोस तो बनता ही नहीं। इतना कमजोर आकर्षण है कि पास लाओगे तो द्रव बनेगा, ठोस तो बनता ही नहीं। तो इसका जो क्वथनांक है ये प्रकृति में ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कम है, 4.2 केल्विन। ये तो क्वथनांक है, गलनांक तो गलाओगे तो तब जब ठोस बना लोगे, हीलियम ठोस बनता ही नहीं। समझ में आ गई कहानी। तो इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यंत कम है, और हीलियम के तो सबसे ही कम है। नीचे जाएंगे तो इनका भार बढ़ेगा, और नीचे जाने पर भार बढ़ने से इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल बढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही भार नीचे जाएंगे परमाणु का आकार बड़ा होगा, परमाणु भारी होगा, भारी होगा तो ज्यादा प्रबल आकर्षण लगा पाएगा। ठीक है, अणु भार परमाणु भार पर निर्भर करती है चीजें, तो इनका गलनांक क्वथनांक नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं होता। और ये कमरे के ताप पर गैस ही है, सब कमरे के ताप पर क्या है? गैस। यहां पर आ जाइए, इसमें देखिए, यहां फ्लोरीन का अणु है, इसके पास फ्लोरीन का अणु आएगा। तो आपको पता है फ्लोरीन के जो अणु पास आ रहे हैं वो हल्के होते हैं, और क्लोरीन के जो अणु पास आ रहे हैं वो भारी होते हैं थोड़े से। क्लोरीन के अणु क्या होंगे? ये भारी होंगे। तो फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन में ज्यादा आकर्षण लगता है, इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का गलनांक और क्वथनांक ज्यादा है। कमरे के ताप पर ये गैस है, इसमें इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा आकर्षण लगता है, फिर भी ये गैस है, इतना ज्यादा नहीं हो पाता। ब्रोमीन की बात करोगे तो ब्रोमीन में और ज्यादा आकर्षण लग जाता है, क्योंकि ये और ज्यादा भारी है, और अगर और ज्यादा आकर्षण लग जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें और नजदीक आएंगे तो ये कमरे के ताप पर द्रव बन जाता है। देखिए ये सब गैस हैं, ये दोनों गैस है, लेकिन ये द्रव है, ये ध्यान रखना। और आयोडीन वाले तो और भी भारी है। आयोडीन के अणु के पास दूसरा आयोडीन का जब अणु आएगा तो और भी तगड़ा आकर्षण लगेगा, और इतना तगड़ा आकर्षण लगेगा कि ये कमरे के ताप पर ही ठोस हो जाएगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन एक गैस है, ब्रोमीन एक द्रव और आयोडीन एक ठोस है, अर्थात नीचे जाने पर अणुओं का भार बढ़ रहा है। अणुओं का भार बढ़ रहा है तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ते जाएंगे, क्रमशः बढ़ते जाएंगे। अब रोचक तो जो जानकारी है वो हमें यहां देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन के पास दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु अणु आएगा तो इन दोनों के बीच आकर्षण लगेगा, बहुत ही कमजोर लगेगा,
इसलिए ये गैस है। क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणुता 2 है तो दो दो परमाणु के अणु आएंगे, एक परमाणु 2 परमाणु का अणु ये आ गया, एक 2 परमाणु का अणु ये आ गया, तो दो दो परमाणुओं के अणु, छोटे छोटे अणु पास आएंगे तो कम आकर्षण लगेगा। लेकिन जब ये पास आएंगे तो इसके एक अणु में 8 परमाणु हैं, इसकी परमाणुता 8 है, इसलिए इनके अणुओं का भार बहुत ज्यादा है। ये तो बिल्कुल हल्के हल्के अणु हैं, दो दो परमाणुओं के अणु हैं, हल्के हल्के अणु, 8 परमाणुओं के अणु है ये। तो इनका सल्फर की परमाणुता ज्यादा होने से इसका अणुभार बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके बीच लगने वाला आकर्षण अचानक इसकी तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये तो गैस है और ये डायरेक्ट ही ठोस बन जाएगा, द्रव बनेगा ही नहीं। गैस से डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा ही। और अगर यही ठोस है तो बाकी तो ठोस होनी ही है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि ऑक्सीजन एक गैस और सल्फर एक ठोस है। रीजन क्या बताएंगे हम, इसके नीचे रीजन है परमाणुता। ऑक्सीजन की परमाणुता केवल 2 होती है, तो इसका अणुभार बहुत कम है। सल्फर की परमाणुता 8 होती है, इसका अणुभार बहुत उच्च है, अतः प्रबल आकर्षण लगते हैं, तो ये ठोस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लिख भी ले, इसका आंसर भी लिख ले। कारण क्वेश्चन क्या होगा, कारण दीजिए क्यों ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर एक ठोस है। ये तो क्वेश्चन हो गया, कारण दीजिए क्यों ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर एक ठोस है। और इसका आंसर परमाणुता। ऑक्सीजन की परमाणुता 2 है, तो इसका अणुभार अत्यंत कम है, जबकि सल्फर की परमाणुता 8 है, अतः इसका अणुभार अत्यंत उच्च है, अतः इसमें प्रबल वान डर वाल आकर्षण कार्य करेंगे, इसीलिए इसमें मजबूत प्रबल आकर्षण कार्य करने से ये ठोस हो जाता है। सेम कहानी यहां नाइट्रोजन के जो 2 अणु पास आएंगे, ये जो दोनों अणु पास आएंगे, इन अणुओं की परमाणुता देखो 2-2 है, तो बिल्कुल हल्के हल्के अणु पास आएंगे, इसलिए नाइट्रोजन एक गैस है कमरे के ताप पर। और फास्फोरस की बात करोगे तो फास्फोरस की परमाणुता 4 है, तो ये भारी भारी परमाणु, भारी भारी अणु एक दूसरे के पास आएंगे, और भारी अणु एक दूसरे के पास आएंगे तो आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये ठोस है, और ये ठोस है तो बाकी के भी ठोस है। तो जो क्वेश्चन बनता है मेन, वो या तो नाइट्रोजन फास्फोरस में से बनता है या फिर ऑक्सीजन और सल्फर में से बनता है, इनका आपको ध्यान रखना है। ये हो गए इनके लिए गलनांक और क्वथनांक का मैटर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव व्यू से इंपॉर्टेंट है, वह है इस परिवार में नीचे जाओगे तो अणुभार बढ़ रहा है, इसलिए क्वथनांक लगातार बढ़ेंगे। लेकिन जब गलनांक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, गलनांक की, तो गलनांक में नाइट्रोजन से ज्यादा गलनांक होगा फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा गलनांक होगा आर्सेनिक का, लेकिन आर्सेनिक से ज्यादा होने के बजाय कम हो जाता है एंटीमोनी का, और उससे भी कम हो जाता है बिस्मथ का। तो गलनांक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, 15वें समूह में न्यूनतम गलनांकी तत्व है ये। 15वें समूह में कैसा तत्व है ये न्यूनतम गलनांकी तत्व है। कौन है न्यूनतम गलनांकी तत्व, आर्सेनिक, सॉरी न्यूनतम नहीं, उच्चतम, सबसे ज्यादा गलनांक इसी का है। गलनांक वाले मामले में क्वथनांक तो नीचे जाने पर लगातार बढ़ेगा, अब ये एक्सेप्शन है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो वो कभी आता भी नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 15वें वर्ग में सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, तो 15वें वर्ग में सिर्फ समस्या है और सबसे ज्यादा गलनांक हमें किसका बताना है, सबसे ज्यादा गलनांक हमें आर्सेनिक का बताना है। तो ये गलनांक और क्वथनांक दोनों का मैंने यहाँ आपको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, श्रृंखलन क्या होता है, परमाणुता क्या चीज होती है, और उसका गलनांक और क्वथनांक से क्या रिलेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, और वो बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या की। ठीक है, जितने भी ग्रुप है, इन सारे ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या पॉसिबल है, उनकी स्टेबिलिटी का क्या मामला है, और वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।